हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल है क्लब ट्यूटोरियल सारन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 को हम पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, आशा करूंगा ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो पढ़ चुके थे और इस वाले वीडियो में आप सभी को हम इसके आगे से हम लोग पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आशा करेंगे ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किसी की वर्गी कंपोस्ट में किस जंतु की मुख्य भूमिका है? तो यहाँ हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि वर्गी कंपोस्ट में किस एनिमल्स का या फिर किस इंसेक्ट का मुख्य भूमिका है। मतलब वो सबसे ज़्यादा उसमें जो सहायता करता है, वर्गी कंपोस्ट को बनाने में सहायता करता है, उसको आप लोगों को बताना है। वर्गी कंपोस्ट से क्या लाभ है और यहाँ पर हमें बताना है वर्गी कंपोस्ट से हमें क्या प्रॉफिट है, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैविक खाद के लाभ। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है जैविक खाद के प्रॉफिट के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जैविक खाद जो हम लोग अपने खेतों में प्रयोग करेंगे तो वो मिट्टी में जो जल है, जो आप लोग जब खेत सिंचाई कीजिएगा तो उस समय जो मिट्टी है वो जल को अवशोषित करने की उसकी वृद्धि जो है वो क्षमता जो है वो अधिक हो जाती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंद हो जाती है और इससे मिट्टी जो है वो क्या हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है और वो सूखा हो जाता है। उसका आदान प्रदान जो है वो आसानी से हो जाता है, वो सिंपल तरीके से हो जाता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इससे जो जो मित्र जीवाणु हैं, हमारे जो पौधे हैं उनको वृद्धि में मदद करते हैं। वो उन जीवाणुओं में क्या वृद्धि होने लगती है। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है और इससे मिट्टी का जो क्या है वो गठन जो है वो क्या होता है, सुधर जाता है। चलिए आगे हम लोग को पढ़ना है सिंचाई के बारे में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पौधों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। जो प्लांट्स हैं उनको अपने जीवित रहने के लिए उनको वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत जरूरी है। इसलिए जब हम लोग फसल जब लगाते हैं या फिर बोते हैं उस समय हम लोग कुछ दिनों के बाद उसमें जल देते हैं, क्योंकि वो हमारे जो पौधे हैं वो बिना जल के जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए उनको जीवित रहने के लिए हम लोग जल देते रहते हैं। पौधों को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वे पानी में घुल कर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं और जो प्लांट्स हैं उनको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो क्या होता है, वाटर में घुलकर उससे वो अपने पौधे जो है वो अपने शरीर के अलग अलग अंग में अपने रूट के द्वारा अवशोषित कर अपने शरीर के अलग अलग अंग में भेज देते हैं। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जो पौधे हैं वो अपना जो पोषण लेते हैं, भोजन जो अपना बना लेते हैं जड़ के द्वारा, उसमें क्या होता है, अधिकतर 90% क्या होता है, वाटर होता है। बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, इसलिए जल आवश्यक है। जो बीज है उनका अंकुरन होना सूखे बिना पानी में डाले वो जो है उनका नहीं हो सकता, वो अंकुरित नहीं हो सकता है। इसलिए जब बीज को अंकुरित होना है तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, वाटर जो है उसे चाहिए, तभी वो अंकुरित हो पाएगा। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है।
और जो भी हम अच्छी फसल अगर हम चाहते हैं तो हम लोग जो फसल अपना लगाते हैं तो अच्छे समय समय पर उनमें हमारा जो है हमें उनमें पानी देना। जब हम समय समय पर उनको क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग सिंचाई कहते हैं। सिंचाई की मात्रा समय जलवायु फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। जो सिंचाई है उसका मात्रा जो क्या है, समय और जलवायु फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर क्या करता है, उनके प्रकारों पर निर्भर करता है। जैसे बरसात में सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब बरसात होती है तो उस समय तो हमें सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब बारिश होता है तो वो खुद हमारे खेतों में आराम से पानी लग जाता है और हमारी खेत जो है वो आसानी से सिंचाई हमारे खेतों की हो जाती है और हमारे जो फसल है उनको आसानी से पानी मिल जाता है। जाड़े में सप्ताह में एक बार, एक गर्मी में 2 या 3 दिन के अंतर से सिंचाई की जाती है। और देखिए जो जाड़े है या फिर एवं गर्मी में इनमें 2 या फिर 3 दिनों के अंतर के बाद हम लोग क्या करते हैं, खेतों में सिंचाई फिर से करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो जाड़े में ज़्यादातर हमें पानी न बारिश होगा तो हमें पानी तो कहीं और से मिलेगा नहीं, इसलिए सिंचाई तो करना पड़ेगा। और गर्मियों में ज़्यादातर धूप के कारण वो जल्दी से सूख भी जाते हैं। आज हम लोग सिंचाई करेंगे तो कल तक वो सूख जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर जल्दी हम लोगों को सिंचाई करना पड़ता है। इस प्रकार फसल विशेष पर भी सिंचाई की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार जो फसल का प्रकार है उसके विशेष पर सिंचाई का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। जो धान और गन्ना है इनमें क्या होता है, अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। सरसों, चना, तीसी आदि में कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। मतलब जो सरसों है, चना है, तीसी है, ये सभी चीज़ों में क्या होता है, इनमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मिट्टी के प्रकार पर भी सिंचाई की दर निर्भर करती है। और इसी प्रकार जो मिट्टी है उनके सिंचाई पर भी निर्भर करती है। वो मिट्टी कितना जल को अवशोषित कर रहा है और कितना वो अवशोषित कर सकता है, कितना अवशोषित नहीं कर सकता है, इस पर निर्भर करती है। कौन सी मिट्टी जो है वो कितना जल अवशोषित करती है, इन सभी पर निर्भर करता है। जैसे बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। जैसे जो बलुई मिट्टी है उनमें जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि वो उनमें तो ज़्यादातर वो क्या है कि अपना ज़्यादा जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। और जब वो जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं तो उनमें फसल भी अच्छा नहीं होता है। तो ये सबसे आसान तरीका हो गया। ये सबसे क्या है कि ये जितने भी मिट्टियाँ होती हैं उनमें से तीनों में से ये सबसे जो भी मिट्टियाँ होती है उनमें सभी में से सबसे कम इसमें जल का अवशोषण होता है। कारण अधिक सिंचाई की ज़रूरत होगी। मतलब अगर आप आपका कोई खेत होगा या फिर कोई भी आपका जो भी खेत होगा, आप लोग उसमें अगर फसल बोइएगा तो उसमें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होगी। इसके विपरीत चिकनी काली मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होने के कारण कम सिंचाई की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो चिकनी मिट्टी होती है या फिर काली मिट्टी है, उनके जलधारण क्षमता जो है वो अधिक होते हैं और वो जल को ज़्यादा दिनों तक अवशोषित कर रख लेते हैं। इसलिए उनमें क्या है, जो सिंचाई है उनमें सिंचाई उनमें कम किया जाता है। अगर आप लोग बलुई मिट्टी या फिर काली मिट्टी अगर आप लोग कभी चिकनी मिट्टी या फिर काली मिट्टी में अगर आपने खेती कीजिएगा तो वहाँ पे आसानी से आपको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमारे यहाँ पे क्रियाकलाप साथ दिया गया है। आप ज़्यादा सिंचाई वाले एवं ज़्यादा सिंचाई वाले एवं कम सिंचाई वाले फसल की सूची बनाइए। आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा और कम सिंचाई वाले फसल की सूची बनाना है। यहाँ पे आप लोगों को भर देना है। यहाँ पे फसल कौन सा फसल है जो ज़्यादा सिंचाई करना पड़ता है और किस फसल में कम सिंचाई करना पड़ता है, इन सभी को आप लोगों को लिखना है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। सिंचाई के स्रोत। अब हमें पढ़ना है सिंचाई जो है वो किन किन चीज़ों से होती है।
तो देखिए यहाँ पे दिया गया कुआं, नदी, नहर, तालाब, झील इत्यादि सिंचाई के प्रमुख स्रोत है। और ये जो जितने भी चीज़ें कुएं हैं, नदी है, तालाब है, झील है, ये सभी क्या है, सिंचाई के प्रमुख स्रोत है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया सिंचाई की विधियाँ, पारंपरिक तरीके। जो सिंचाई है वो पहले के ज़माने में किस प्रकार से की जाती थी, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। क्या आप जानते हैं कि कुओं, तालाबों, नहरों आदि में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक कैसे पहुंचाया जाता है? क्या आप लोग जानते हैं कि जो पहले के ज़माने के जो लोग थे वो कुआं, तालाब, नहरों इत्यादि से जल को कैसे खेतों तक पहुंचाते हैं? आप लोग जानते हैं तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये तरीके हैं मोट है, यहाँ पे चैन पंप दिया गया है, ढेकली दिया गया है, रॉड इत्यादि। ये सभी चीज़ें हैं जिनके सहायता से पहुंचाया जाता है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। छिड़काव तंत्र हम लोग अब पढ़ने वाला है। छिड़काव तंत्र के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इस विधि का उपयोग समतल और समतल भूमि के लिए किया जाता है। और इस जो यह छिड़काव तंत्र है, इस विधि का उपयोग कब किया जाता है? जहाँ की जो भूमि है वो बराबर नहीं, जो समतल नहीं है, वहाँ पे किया जाता है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, जहाँ पे भी कम जो जल है वो कम मात्रा में उपलब्ध होती है, वहाँ पर उधर पाइपों के ऊपरी सिरे पर घुमाने वाले नोजल लगा दिया जाता है। और वहाँ पे क्या किया जाता है, पाइपों के मुंह पे एक घूमने वाला जो नोजल है उसको लगा दिया जाता है और वो घूम घूम कर चारों तरफ छिड़काव करते रहता है। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। और ये जो पाइप है वो निश्चित दूरी पर मुख्य पाइपों से, मतलब जो उसके प्रमुख पाइप है उनसे जुड़ी रहती है। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। और उसके बाद जब मुख्य पाइप में जब जल को भेजा जाता है तो वो क्या घूमते हुए नोजल के द्वारा बाहर निकलने लगता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। और इसका छिड़काव जो है पौधों पर इस प्रकार होती है, माना जाए कि जैसे में बारिश हो रही है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो छिड़काव है वो बलुई मिट्टी के लिए क्या है, अत्यंत उपयोगी है। देखिए यहाँ पे छिड़काव का यहाँ पे एक फोटो दिया गया है, आप लोग देखिए किस प्रकार से यहाँ पे छिड़काव किया जा रहा है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है ड्रिप तंत्र, हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रिप सिस्टम के बारे में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। और यह जो विधि है इसमें क्या होता है, जो जल है वो बूंद बूंद करके पौधों के जड़ों पे गिरता है, अंततः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इस विधि को हम लोग ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों को पानी देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। जो फल देने वाले पौधे हैं उनको पानी देने का यह जो विधि है वो सबसे अच्छा है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होते हैं। और इससे पौधों को क्या होता है, बूंद बूंद करके जल प्राप्त होते हैं। इस विधि में जल बिल्कुल बराबर नहीं होता है। इस विधि में क्या है, वो जल जो है वो बिल्कुल क्या होता है, बर्बाद जो है वो जल है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। अंततः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। और ये जो ड्रिप सिंचाई का जो ये तंत्र ड्रिप तंत्र है
वो जहाँ पे जल की कमी होती है, जिन क्षेत्रों में जल की कमी होती है, वहाँ के लिए क्या है, वो यहाँ के लिए वो वहाँ के लिए वरदान है। मतलब वो वहाँ के लिए सबसे अच्छा सिंचाई करने का तरीका है। अब देखिए यहाँ पे दिए गए हैं निराई। निराई के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं। जो आप लोग खेती करते होंगे तो उस समय देखिएगा, आप लोगों के फसलों के साथ साथ कुछ घास फूस भी उग जाते हैं, जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। और जो है वो क्या करते हैं, मतलब जब आप लोग जो भी आप लोग खेती, अगर मान लीजिए उसमें पानी डालिएगा तो कुछ पानी तो वो रखेंगे, कुछ पानी पौधों को मिलेगी। आप लोग अगर कोई भी खाद मारिएगा तो कुछ खाद उनको मिलेगा, कुछ खाद उनको मिलेगा, मतलब बंटवारा कर दिया जाता है। तो इनसे क्या होता है, ना पौधों को ज़्यादा मात्रा में खाद पोषण उनको प्राप्त हो पाता है और ना वो वृद्धि कर पाते हैं। इस अवांछनीय पौधे को खरपतवार कहते हैं। और ये जो अवांछनीय पौधे हैं इनको क्या कहा जाता है, खरपतवार कहा जाता है। साथ ही खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। और साथ ही साथ जब हम लोग खरपतवार को हटाते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग निराई कहते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। किसान अनेक तरीके से खरपतवार हटाता है। जो किसान है वह क्या अनेक प्रकार से अपना जो है खरपतवार वो हटाता है। तो जो हम लोग किसान है वो अनेक प्रकारों से खरपतवार को हटाते हैं। वह फसल उगाने से पहले खेत जोतकर खरपतवार सुखा देते हैं। और जब हम लोग जो किसान है वो क्या करते हैं, फार्मर लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ज़्यादातर खेतों में खरपतवार है तो उनको क्या करते हैं, जुता कर उनको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और जब वो सूख जाते हैं तो उन्हें सूखे खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं। और जो सूखे खरपतवार है वो मिट्टी में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। इसके साथ साथ खरपतवार खुरपी या हाथ से भी हटाया जाता है। और इसके बाद या तो खरपतवार अगर ऊपर मिट्टी के ऊपर हो तो उसे हाथ से हटा लिया जाता है, या फिर मिट्टी के नीचे दब गया हो तो उसे खुरपी की सहायता से उपचा कर निकाल लिया जाता है। रसायनों का प्रयोग करके भी खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है। और जब कुछ किसान क्या करते हैं, रसायनों का प्रयोग करके खरपतवार को क्या करते हैं, उस पर नियंत्रण पाते हैं। रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। और जो रसायन आप लोग खेती में उपयोग कर रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, सावधानीपूर्वक आपको करना चाहिए। छिड़काव करते समय मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। अगर आप जब उसको छिड़काव कर रहे हैं अपने खेतों में तो उस समय आपको अपना मुंह और नाक को ढक लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार नाशी रसायनों का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? क्या आप लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति उस खरपतवार नाशी को रसायन का किसी खेत में जब छींटता है, उसको छिड़काव करता है तो उससे उसको भी प्रभाव पड़ता है। चित्र में क्या गलत है, देखिए आप लोग यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसमें क्या गलत दिया गया है हो रहा है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए ये तो जो व्यक्ति है ये तो छिड़काव कर रहा है, लेकिन ये न तो अपना मुंह ढका हुआ है ना या तो अपना नाक ढका हुआ है, तो इससे इसको भी क्या होगा, पर इसको भी प्रभाव पड़ सकता है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फसल की कटाई। अब हम लोग पढ़ने वाला फसल की कटाई के बारे में। फसल के पकने के बाद उसे काटने की विधि को कटाई कहते हैं। जब फसल जो है वो अच्छी तरह से पक जाता है तो उसके काटने को विधि को क्या कहा जाता है, कटाई कहा जाता है। छोटे स्तर पर लोग हंसिया से कटाई कर लेते हैं, जबकि बड़े स्तर पर मुअर, सिरपर एवं
डार्वस्टर के लिए से किया जाता है। और बड़े स्तर पर बड़े बड़े फील्डों में क्या किया जाता है, मूवर या फिर रीपर या फिर हार्वेस्टर से किया जाता है। खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार इत्यादि की कटाई सितंबर अक्टूबर माह में की जाती है। आप लोग जानते हैं कि खरीफ फसल जो है उसको इसकी कटाई कब की जाती है, तो उसे सितंबर या फिर अक्टूबर माह में काट लिया जाता है। जबकि रबी फसल जैसे गेहूं, चना, सरसों इत्यादि इसको मार्च अप्रैल में काटा जाता है। हार्वेस्टर द्वारा कटाई होने पर खेत में पौधों के निचले भाग शेष रह जाते हैं। अगर आप लोग हार्वेस्टर द्वारा अगर अपने खेत की में फसल की कटाई कराइएगा तो उसके नीचे का जो जड़ है वो क्या होगा, उसी तरह से रह जाएगा और वो क्या हो जाता है, वो शेष बच जाता है। उसी तरह हमें इसको जलाना नहीं चाहिए और हमें जो है उसको क्या करना चाहिए, लोग क्या करते हैं खेतों में उनको जला देते हैं, तो उनसे हमें क्या करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है और इससे क्या होता है, जो प्रदूषण है वो होता है। इसलिए इन्हें खेत में ही विघटित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसलिए इसे क्या करना चाहिए, खेतों में ही सड़ने गलने के लिए छोड़ देना चाहिए। कटाई के बाद फसल को थ्रेसिंग विधि द्वारा दाना एवं भूसा अलग कर दिया जाता है। और कटाई के बाद जो क्या है वो थ्रेसिंग के विधि द्वारा क्या किया जाता है, दाना और भूसा को अलग कर दिया जाता है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, बच्चों क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में फसल कटाई के समय को उत्सव के रूप में मनाते हैं, इससे कटाई पर्व कहते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में फसल को काटते समय उस समय एक उत्सुकता होती है जिसे एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कटाई पर्व कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है भंडारण। उसके बाद क्या आता है, अनाज की कटाई के बाद जब वो भूसा से अलग कर लिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है भंडारण के बारे में, अनाज का भंडारण होना। फसल की कटाई के बाद प्राप्त अनाज का भंडारण अत्यंत जरूरी है। फसल की कटाई के बाद जो अनाज हमें प्राप्त होता है उसका भंडारण करना हमारे लिए अवश्य जरूरी है, परंतु यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि भंडारण करते समय अनाज में नमी ना हो। लेकिन यह बात की ध्यान रखना चाहिए कि जब आप लोग अनाज का भंडारण कर रहे हैं तो उस समय अनाज में क्या हो, नमी ना हो, अन्यथा उसे खराब होने या जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की आशंका होती है। और इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके अनाज में जो आप भंडारण कर रहे हैं तो उस समय उसमें नमी होता है, अगर नमी रहता है तो उस समय क्या होगा, आपका जो बीज है वो अंकुरित, जब आप बीज को खेतों में बोइएगा तो उस समय आपका जो बीज है वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा जीवाणु है वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे उस अनाज में पनपने लगते हैं। इसलिए भंडारण के पूर्व अनाज को धूप में अच्छी तरह से सुखाना जरूरी है ताकि इसकी नमी समाप्त हो जाए। और इसलिए हमें कहा जाता है कि भंडारण से पहले हमें उस अनाज को धूप में सुखाना चाहिए और इससे क्या होता है, उसका जो नमी होता है उस अनाज में का नमी खत्म हो जाता है। हमारे देश में अनाज का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र करते हैं। हमारे देश के लोग जो क्या करते हैं, जूट के बोरों या फिर धातु के बड़े पात्र में या फिर कोठियों में करते हैं। अनाज को चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए उनका भंडारण गृह तथा
साइलो का उपयोग किया जाता है। और हरे अनाज को जीवाणुओं से बचाने के लिए क्या किया जाता है, अंतः भंडारण गृह को बनाया गया है और उस साइलो से उनकी सुरक्षा की जाती है। यह यहाँ खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्था FCI हमारे भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, वो खाद्यान्नों में जो अनाज का भंडारण कहाँ पे किया जाता है, FCI खाद्यान्न में किया जाता है। क्रियाकलाप में दिए गए। आप अपने शिक्षक महोदय या फिर माता पिता से पूछिए और जाकर पता लगाइए कि खाद्यान्नों की सुरक्षा किस प्रकार से की जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे। दोस्तों आशा करूंगा ये वीडियो बहुत से पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं।